अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर मोहम्मद सिद्दीकी आज आपके साथ थर्ड क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिजिक्स। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक नॉलेज की चीज़ है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंस है उसकी वो ये है कि वो पेपर में आता है और पेपर में अच्छे मार्क्स के साथ आता है। यहाँ तक कि सेक्शन बी में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से बन जाता है, जबकि एमसीक्यू तो आना है इसके बहुत ज़्यादा कॉमन है और एट ए टाइम दोनों सेक्शन में आ रहा होता है, सेक्शन ए में और सेक्शन बी के अंदर। तो हम डायमेंशन को आज समझेंगे कि डायमेंशन होती क्या है। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए हम आगे चलते हैं। तो देखिए डायमेंशन होती क्या है। पहली बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी की भी, तो किसी को उसकी वो चीज़ जो उसको डिफाइन कर रही होती है वो क्या होती है, नेचर होती है उसकी। एक इंसान है उसको उसकी नेचर डिफाइन करती है, एक जानवर है उसको उसकी नेचर डिफाइन कर रही होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ऊंट इंतकाम लेता है, तो इंतकाम लेना उसकी नेचर है। कुत्ता जो है वो वफादार होता है, तो वफादारी उसकी नेचर है। इस तरह इंसान की भी एक नेचर है। इंसान की नेचर ये है कि इंसान अपने आप को चेंज करता है, वक्त के लिहाज से और चीज़ों के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करता है। आप आज से चले जाए 1000 साल पहले, तो इंसान एक मुख्तलिफ शक्ल में रह रहा था और आज आप देख लें इंसान एक बहुत ही मुख्तलिफ शक्ल में रह रहा है। जबकि आप जानवरों को देखेंगे तो वो जैसे 1000 साल पहले रह रहे थे, बल्कि 2000 साल पहले रह रहे थे, वो आज भी वैसे ही रह रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अलबत्ता इंसानों ने उनको जिन पिंजरों में कैद कर दिया है या किसी और फॉर्म में ले आए हैं, तो ये चीज़ 1000 साल पहले भी होती थी और वैसे ही आज भी हो रही है। ठीक है, तो इंसान आपकी नेचर ये क्या है, इंसान अपने आप को चेंज करता है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, उसको अल्लाह ताला ने समझ दी है, इल्म दिया है, जिसकी बुनियाद पर उसको फजीलत हासिल है। और अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते वो चेंज को ड्राइव कर लेता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक इंसान है, वो रह रहा है अपने घर में, तो उसकी नेचर ये होगी कि मेरा घर और बड़ा हो जाए। ठीक है, अगर वो थोड़ा खाना खा रहा है, थोड़ा अर्न कर रहा है, तो उसकी कोशिश होगी कि वो ज़्यादा अर्न कर ले, वो आगे बढ़ेगा। अब हम जैसे आजकल टेक्नोलॉजी की दौर में तो देखते हैं दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। आज से आप 10 साल पहले चले जाएं तो आपको याद होगा कि स्मार्टफोन नए नए आए थे। स्मार्टफोन जब नए नए आए थे तो कोई ये सैमसंग की गैलेक्सी की शुरू की सीरीज आई थी। इस तरह HTC का वाइल्ड फायर ऐसे होता था। इस सोनी की तरफ चले जाएं तो एक्सपीरिया पी करके इस तरह से कुछ सेट होते थे, एक्सपीरिया Z, एक्सपीरिया पी, और उस वक्त वो बड़ी अहमियत की आमिल था और लेटेस्ट खिलाते थे। और आज आप देख लें जो स्मार्टफोन्स आ गए, तो हल्के से हल्के स्मार्टफोन का आप चेक करेंगे, सैमसंग में कोई 25 से 30,000 की रेंज में जो सेट मिलता है उसका ही 48 मेगापिक्सल कैमरा है। तो कहाँ वो सेट और कहाँ ये सेट। तो इंसान ने कितना तेज तरक्की कर ली और कितना चेंज अपना वो कर लिया। हालांकि ये मैं 10 साल नहीं हुए, बल्कि जिस वक्त ये मैं बता रहा हूँ ये कोई 8 साल इसके अंदर हुए होंगे। तो इंसान अपने आप को चेंज करता है। तो किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसकी नेचर आपको पता हो। तो हम लोग अभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किस में कैसे करते हैं, किन यूनिट्स में करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की नेचर और डायमेंशन। इसी चीज़ को कहते हैं डायमेंशन इज द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम आपसे एक बात करेंगे। वो बात ये है कि हमारे पास जो है ना वो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट किस तरीके से हम कर रहे होंगे। ठीक है, आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ऐसा हुआ था कि वो हमने फंडामेंटल कुछ क्वांटिटीज दी थी, उनकी यूनिट्स लिए थे, हमने ड्राइव किया था, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, उसको इससे नहीं मिलाएगा। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, इसलिए अलग से पढ़ाया जा रहा है, वो एक अलग टॉपिक था। इसमें इसको दोनों को कंफ्यूज नहीं करेगा। पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि डायमेंशन क्या होती है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को बता रही होती है। ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को क्या कर रही होती है, डिफाइन कर रही होती है। बात आपकी समझ में आ गई। तो हमारे पास जो डायमेंशंस होती हैं लेंथ, मास और टाइम की, वो L, M और T होती हैं। ठीक है, और बाकियों की डायमेंशन हम इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्लियर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाला मामला नहीं है कि 4, 5, 6, 8 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होंगे। नहीं, अभी तो हम डायरेक्टली नेचर पढ़ रहे हैं ना फिजिकल क्वांटिटी की। तो जब हम डायरेक्टली नेचर पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिर उसमें मुख्तलिफ सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होंगे। बस यही एक चीज़ है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेंथ का पहला लेटर है L, तो हमने डायमेंशन ले ली लेंथ की L। मास का जो है ना वो जो है क्या नाम है, जो
पहला लेटर है वो m है तो हमने m ले लिया उसकी डायमेंशन को, जबकि टाइम का पहला लेटर t है तो हमने जो है वो टाइम की डायमेंशन को t ले लिया। क्या वो क्लियर हो गया? तो ये हमने बेसिकली हमने ये रख ली अपनी तरफ से, कंसिडर कर ली। ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, ये हमने खुद कंसिडर की है, यानी कहीं से ये आई नहीं है, बेसिकली हमने खुद कंसिडर की है। तो अब हम आपको एक टेबल दिखाता हूँ। इस टेबल में जो है वो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो है वो हमारे पास डायमेंशन लिखी हुई है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन है lt माइनस 1, एक्सीलरेशन की lt माइनस 2, फोर्स की lt माइनस 2, mlt माइनस 2, मोमेंटम की mlt माइनस 1, वर्क ml2t माइनस 2, पावर की ml2t माइनस 3। इस तरीके से मुख्तलिफ डायमेंशन आपको दी हुई है। तो देख सकते हैं एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों की डायमेंशन क्या है? सेम। इसका मतलब है कि नेचर सेम है। तो हमें पहले ही पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन ही होती है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी और समझ में आ गई होगी। इस तरह मुख्तलिफ दी हुई है डायमेंशन। अब टाइम पीरियड है, देखिए टाइम पीरियड टाइम ही होता है तो उसकी डायमेंशन t होगी। वेवलेंथ है, वेवलेंथ डिस्टेंस होता है तो उसकी डायमेंशन l है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारे पास जो है ना वो एक क्वांटिटी होती है, नंबर होता है। ठीक है, तो एक नंबर की फॉर्म में होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट डिग्री होती है ना, तो उसकी कोई क्या नाम है अपना बाकायदा तौर पे LMT के तौर पे कोई डायमेंशन नहीं होगी उसका, क्योंकि एक नंबर होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, तो लिहाजा इसकी डायमेंशन क्या होती है? 1 होती है। इस तरह मैं आपको बता दूं कोई भी नंबर हमारे पास मौजूद है उसकी डायमेंशन 1 होगी, यहाँ तक कि 0 भी है हमारे पास तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? 1 होगी। अब मैं जरा थोड़ा सा इसको समेट दूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए उसकी नेचर का पता होना जरूरी होता है। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को, नेचर को हम जब डिफाइन करते हैं तो वो क्या किसी से डिफाइन करते हैं? डायमेंशन से डिफाइन करते हैं। या दूसरे अल्फाज में कहें तो डायमेंशन जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को बता रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो लेंथ, मास और टाइम है उसकी हम कंसिडर कर लेते हैं कि डायमेंशन L, M और T है। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और हमने ये दिखाया है कि आपको टेबल है, टेबल में मुख्तलिफ जो है ना वो डायमेंशन है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो डायमेंशन यहाँ पर नजर आ रही है ये सब हम निकाल लेंगे, तो ये निकालना ही बहुत आसान है। ठीक है, और ये पेपर में आता है कि बताएं कि भाई वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की क्या डायमेंशन होती है, मोमेंटम की क्या डायमेंशन होती है, वर्क की क्या डायमेंशन होती है, पावर की क्या होती है, एरिया की क्या होती है। मुख्तलिफ डायमेंशन आ सकती है पेपर में, तो आपको आनी चाहिए निकालना कैसे निकालते हैं। तो एक चीज तो हम डायमेंशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज और सीखते हैं। क्या चीज सीख रहे होते हैं हम लोग ये चीज सीख रहे होते हैं कि किस तरीके से डायमेंशंस के थ्रू एक इक्वेशन को हम वेरीफाई करते हैं। देखिए डायमेंशन निकालने का कोई फायदा तो होगा, एक तो ये नेचर लग जाती है क्वांटिटी की, क्वांटिटी है क्या। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ना, अगर हम लेंथ की डायमेंशन बात करें तो L होती है, जब हम एरिया की बात करते हैं तो L स्क्वायर होती है, और एक वॉल्यूम की बात करते हैं तो L क्यूब होती है। अब मान लें कि मेरे पास सिर्फ एक लाइन है वो L है, एक डायमेंशन है वो लेंथ है, फिर हमने लेंथ के साथ क्या कर लिया, ये बोर्ड कर लिया भाई इस तरीके से डायमेंशन L थी, फिर इस तरीके से हमने एक और डायमेंशन लिख दी तो ये एरिया बन गया, तो क्या हो गई L स्क्वायर हो गई डायमेंशन। यही हम बाहर की तरफ आ गए, पूरे कमरा ले लिया हमने तो ये L क्यूब हो गई। तो लिहाजा जब हम लोग स्टडी कर रहे होंगे तो हमें नजर आएगा कि जब हम अगर फॉर एग्जांपल एक क्यूब है, ठीक है, उसका एरिया जो है वो उसकी एरिया जो है वो L स्क्वायर डायमेंशन रखता है, जबकि वॉल्यूम जो है वो L क्यूब जो है ना वो डायमेंशन रखता है। तो आप आगे देख सकते हैं कि जब हम एक लेंथ को बढ़ाते हैं तो किस तरह स्क्वायर के हिसाब से और क्यूब के हिसाब से ये चीज इफेक्ट हो रही होती है। यानी अगर हम एक पैरामीटर को, यानी हम फॉर एग्जांपल इसमें जितनी लेंथ्स हैं, मिसाल के तौर पर एक एरिया में 2 लेंथ होती है, तो दोनों लेंथ को अगर हम डबल कर दें तो जो हमारा इफेक्ट आएगा वो L स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 लेंथ है एक एरिया में, एक लेंथ है एक विड्थ है, ठीक है, 2 लेंथ और विड्थ है 1 1, तो हमारे पास जो है ना वो आंसर 1 आएगा हमारे पास एरिया का। अब फर्ज करें कि मैं लेंथ और विड्थ को डबल कर देता हूँ, तो लेंथ भी 2 कर दी, विड्थ भी 2 कर दी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक बात है कि यही हमारे पास जो है ना वॉल्यूम है। अब फर्ज करें हमारे पास 1 1 और 1 लेंथ विड्थ और हाइट है, तो 1 into 1 into 1 समझ लें आप, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। लेकिन जब हम डबल करते हैं इसको तो 2 की पावर 3 आ जाती है ना, 2 की पावर 3 8 होता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है किस तरीके से जब हम नेचर जान लेंगे एक चीज की तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से चेंज हो रही होगी। इसी तरीके से वो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम हो तो उसका मतलब वो सेम नेचर रखती हैं। ठीक है, तो
तो ऐसी भी चीज़ें हमें नजर आएंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देता हूँ कि वर्क देखिए यहाँ मौजूद है वर्क, ठीक है, और टॉर्क यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। तो वर्क और टॉर्क की डायमेंशन एक जैसी होती है, और साथ ही वर्क के अलावा टॉर्क अगर हमारे पास आ जाए तो दोनों की डायमेंशन एक जैसी होती है, यानी ये दोनों एक जैसी क्वांटिटीज हैं। थोड़ा सा फर्क है, वैसे फर्क है इन दोनों के दरमियान, लेकिन टॉर्क और वर्क की चूंकि डायमेंशन एक जैसी होती है तो लिहाजा ये एक जैसी क्वांटिटीज है। मेरे ख्याल गालिबन टॉर्क और वर्क की डायमेंशन एक जैसी है, ठीक है, गालिबन नहीं बल्कि है ऐसा, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डायमेंशन निकालते किस तरीके से। देखिए डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं, सिंपली ये है कि अगर किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला लिख लें। तो मैं वेलोसिटी की डायमेंशन पहले निकाल रहा हूँ, तो वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला लिख लिया। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है और मुझे बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी की जो फार्मूला है वो होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब हम इसमें जो है ना डायमेंशन पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है डायमेंशन निकल के वहाँ से आ जाएगी। अच्छा, हमारा एक स्टैंडर्ड है ना डायमेंशन को लिखने का। हम डायमेंशन किसी भी चीज़ को की डायमेंशन लिखनी होती है ना, तो उसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं कि हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की सिंबल्स है ना उनके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट से उनको इनक्लोज कर देते हैं। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को, सॉरी, एक फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को जब हम इंक्लोज करते हैं अपना उसके स्क्वायर ब्रैकेट से, तो वो बेसिकली डायमेंशन की फॉर्म में हो जाती है। समझ जाते हैं कि हम डायमेंशन लिखना चाह रहे हैं इसकी। तो यही फार्मूला है, इसको डायमेंशन फॉर्म में लिख लिया हमने, कुछ नहीं किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। अब हम डायमेंशन लिख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट चूंकि लेंथ है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, एल होगी, ठीक है। लेंथ की जो डायमेंशन एल होती है ना, मैंने बताया था लेंथ का पहला लेटर एल है, तो हमने उससे एल ले लिया डायमेंशन उसकी। मास को एम ले लिया है, टाइम को टी ले लिया। इसी तरह ये टाइम है, टी है, तो हम इसको ले लेंगे। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम इसको पुट कर लेंगे, ठीक है, एल ओवर टी। अच्छा, हमारे पास डायमेंशन को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि जब हम डायमेंशन को लिखते हैं तो उस तरीके से लिखते हैं कि हम उसका डिनोमिनेटर नहीं बढ़ाते। हम जो भी चीज डिनोमिनेटर में होती है वो न्यूमरेटर में ले आते हैं, भले से उसकी पावर हम नेगेटिव में हो जाए। तो ये टी हम ऊपर ले आएंगे, तो ये क्या हो गया, एल टी माइनस वन, तो डायमेंशन निकल आई। तो कोई मसला नहीं है इसमें। कुछ लोग ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन हमारा जो बोर्ड का एग्जामिनेशन सिस्टम है इसमें ज़रूरी होता है ब्रैकेट लगाना, इसलिए लगा रहे हैं। वरना वैसे दुनिया भर में जो लोग डायमेंशन निकाल रहे होते हैं तो ब्रैकेट नहीं निकालते। हमारे यहाँ थोड़ा इस तरह से लिखने का तरीका है। तो जाहिर है आपने पेपर भी देना है, सिर्फ पढ़ना थोड़ी है, तो इस वजह से मैं ऐसे लिखवा रहा होता हूँ। तो ये आप मुतमईन रहें कि मैं पेपर के हवाले से आपको लेके चल रहा होता हूँ, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है आपको पता है मेरा 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें तो मैं लेके चल ही रहूँगा। अब आ जाते हैं हम आगे एक्सीलरेशन की तरफ। एक्सीलरेशन की डायमेंशन निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है, इसको डायमेंशन फॉर्म में लिख लिया। अब वेलोसिटी की हम बात करें तो पहले भी मैं बता चुका हूं, जब हम वेलोसिटी की चेंज की बात करेंगे तो चेंज ऑफ वेलोसिटी भी वेलोसिटी होता है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 90 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें चेंज आया 80 मीटर पर सेकेंड का। तो पहले भी वेलोसिटी थी, बाद में भी वेलोसिटी थी, जो चेंज आया वो भी वेलोसिटी का आया। तो बेसिकली वेलोसिटी का चेंज भी वेलोसिटी होती है। तो लिहाजा चेंज ऑफ वेलोसिटी की वही डायमेंशन होगी जो वेलोसिटी की होती है, और वो हमने भी निकाल ली थी, ठीक है। इस तरह क्या निकाली थी, ये देखिए यहाँ लिखी हुई आ जाएगी, देखें क्या डायमेंशन निकाली थी, एल टी माइनस वन। बाकी टी जो है उसकी डायमेंशन तो टी ही होगी। इसको हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो है वो टी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, उसको न्यूमरेटर में लिख लेके आ जाएंगे। और जब न्यूमरेटर में लेके आ जाएंगे तो आप देख लें टी माइनस वन है, टी माइनस वन से टी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जब हमारे पास टी माइनस वन से टी मल्टीप्लाई होगा जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है, और वो एक जैसी होती है, और दो एक सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये -1 है और ये ऊपर जब आएगा तो ये भी -1 होगा, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा आपने पढ़ा हुआ होगा पहले, तो कोई मसला नहीं भी पढ़ा हो तो दोबारा समझ लें। ये हमारा टी है, इसको जब न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो टी -1 हो जाएगा। टी और टी दोनों क्या हो जाएंगे, जब टी ऊपर आएगा तो टी और टी एक जैसे वेरिएबल है। जब दो सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी -1 पावर है, ये भी जब ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगी, -1 + -1 तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
ठीक है, -1 और -1 माइनस, जब माइनस जब हो रहा हो तो फिर प्लस करते हैं हम, तो 1/1 को प्लस किया, साइन माइनस का लगाया तो -2 आ जाएगा। तो इट इज सिंपल। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब फोर्स की डायमेंशन निकाल लेते हैं। फोर्स होता है ma, ठीक है, और इसको पहले हम लोग डायमेंशन की फॉर्म में इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। इसके बाद जो है मास की जो डायमेंशन है वो m होगी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी निकाली है LT-2, इसको रख लेंगे फॉर्मूले में, तो ये हो गई m LT-2। अब तो दो सेपरेट ब्रैकेट्स में जरूरत नहीं है, दो सेपरेट ब्रैकेट लिखने की, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा m LT-2। ठीक है, क्लियर हो गया, नजर आ रहा है आपको, देख लें। ठीक है, ये तो क्लियरली देख लें, इसमें कुछ चीज नहीं, कुछ भी नहीं। FMA डायमेंशन फॉर्म में लिख लिया, m का मास है, एक्सेलरेशन अभी LT-2 निकाल लिए, m LT-2 रख लिया, इसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, बात खत्म। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है Gm1m2r²। ठीक है, पहली बात है कि हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है, तो जिस फार्मूले में आता है वो फार्मूला मैंने लिख लिया। लेकिन अभी मुझे G की निकालनी है डायमेंशन, तो G बोलेगा मुझे तनहा छोड़ दो, यानी मेरे पास जो दूसरी वेरिएबल्स है वो दूसरी साइड पे ले जाओ। तो पहले ही r², इसको इधर ले जाते हैं, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर आवाज लगाई G ने, मुझे मजीद तरह छोड़ दो, m1 m2 है, इसके नीचे आ जाएंगे, क्रॉस डिवाइड हो जाएंगे। फिर ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लें। ठीक है, कुछ भी नहीं यूं करके यूं लिखना है, आपने लिख लिया इसको। अब डायमेंशन फॉर्म में इसको लिख लें। अब f की आपने डायमेंशन अभी निकाली है, क्या थी, m LT-2, r², r डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस है दो बॉडीज के दरमियान, ग्रेविटेशनल का लॉ यही है ना कि दो बॉडीज हैं, उन m1 m2 मास है, उनके दरमियान फासला r है, तो उनके दरमियान फोर्स इस फार्मूले से निकलेगी। जबकि G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, G को हमने निकाल लिया, तो F जो है अभी हमने डायमेंशन निकाली हुई है, R फासला है, तो फासला जो है उसकी डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन L होती है, तो r² की L² हो जाएगी, m1 m2 की m हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम रख लेंगे ऊपर। अब इसको बड़े प्यारे तरीके से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें m मतलब m² हो जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ऊपर लेके गए तो m² है, ठीक है, m-2 हो जाएगा ऊपर जाके ना, ये तो वैसी ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये m² जब ऊपर जाएगा तो m-2 हो जाएगा, जो कि पहले समझा रहा था। अब देखिए L³ और T-2 कैसे रहेंगे, m और m सेम वेरिएबल है, तो पावर ऐड हो जाएगी, जिसकी पावर 1 है, इसकी पावर -2 है, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, 1 - 2 हो जाएगा m-1। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है। देख लें जरा इसको और से, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो आपने देख लिया इसको, तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके लिए आसान हो गया, कोई भी डायमेंशन आपको निकालनी है तो आप सिंपली ये कहें, इसका फॉर्मूला लें, उसको डायमेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें फॉर्मूले को, डायमेंशन जो उसमें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ये इस फॉर्मूले में एफ आ रहा है, तो एफ की डायमेंशन पहले ही पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप ये निकाल सकेंगे। तो एफ के लिए एक्सीलरेशन पता होनी चाहिए, एक्सीलरेशन की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो पहले वेलोसिटी की निकालो आप डायमेंशन, फिर एक्सेलरेशन की निकालो, फिर फोर्स की निकालो, फोर्स के बाद ये निकालो, तो ऐसे फिर ही निकल जाएगी। तो इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आसान है। अब आया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की आपको पता है कि आपके पास एक्सेलरेशन की जब हमने निकाली थी, आपको तो याद नहीं होगा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, 3 सालों से यही कोर्स पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से ज़्यादा से, तो मुझे तो पता है एक्सेलरेशन की LT-2 होती है। आपको भी कमांड आ जाएगी तो आपको भी पता लग जाएगा, LT-2 होती, तो आप अभी भी इसमें भी निकालोगे तो यही निकलेगी। ठीक है, लेकिन हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फार्मूले से। फार्मूला ये होता है G-m-u/r²। ठीक है, इसको डायमेंशन फॉर्म में लिख लिया। अब ये G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन अभी हमने निकाली थी। m मास ऑफ द अर्थ है, जिसकी डायमेंशन m होती है। r डिस्टेंस है, वो पॉइंट है जिसपे gm कैलकुलेट कर रहे हैं टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये डिस्टेंस ही हो गया, तो लिहाजा इसकी L² हो जाएगी। L होती है ना, r की L हो जाएगी, तो r² की L² हो जाएगी। G की ये हो गई, m की हो गई, r² की L² हो गई। पुट कर लें इसको, यहाँ पे इस तरीके से पुट कर लिया,
तो यहाँ पर m -1 और m है, ठीक है। ये -1 है +1 है, -1 +1 क्या हो जाएगा 0। 0 जब किसी की पावर 0 तो 1 होता है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह l स्क्वायर है, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर जब ऊपर आया तो l की पावर -2 हो गया। ये l क्यूब है और ये l -2 है। जब हमारा वेरिएबल सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड हो जाती है। 3 - 2 विल रिजल्ट इन 1 और मन लिखने की जरूरत नहीं है तो l हो जाएगा, तो LT -2 हो गया। इट इज जस्ट सिंपल एज नथिंग, वेरी इजी। देख लें इसको एक बार तो ऊपर देख तक, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। अब आगे आ जाए मोमेंटम। मोमेंटम होता है P = mv, ठीक है। आपने डायमेंशन फॉर्म में लिख लिया। मास की जो डायमेंशन होती है वो m होती है, वेलोसिटी की LT -1 होती है, पुट कर लिया mLT -1 बन गया, ठीक है। इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, ठीक है। तो इसको डायमेंशन फॉर्म में लिख लिया। मास की m, ठीक है, वेलोसिटी की LT -1, r की l, तो ये बन गई, ये डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 मरतबा l आ रहा है तो l और l स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक बात और बात बता दूं, आपने देखा कि सब जगहों पे हम पहले m को लिखते हैं, फिर l को लिखते हैं, फिर t को लिखते हैं, तो एक स्टैंडर्ड है, ऐसे ही लिखना है अपने हर जगह पे, ठीक है। कुछ लोग तो जैसे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी LT -1 है, कुछ लोग लिखते हैं m0 LT -1, यानी m है लेकिन 0 है, तो 0 मतलब नहीं है, तो ऐसे करके वो लिख रहे होते हैं। तो ये भी एक फॉर्म है लिखने का, तो कुछ लोग ऐसे लिख रहे होते हैं। अगर आपको ऐसे भी लिखी हुई मिले तो ये भी एक्सेप्टेबल है और सही है। अब आ जाए वर्क पे। वर्क होता है FD, ठीक है, तो आपने निकाल ली इसकी, ठीक है, क्लियर हो गया। FD है, डायमेंशन फॉर्म में लिखा, फोर्स के को पता है, D की L होती है, पुट कर लिया आपने, तो L मल्टीप्लाई होगा L स्क्वायर हो जाएगा, mL² T -2। अब पावर की निकाल लें। पावर होता है वर्क ओवर टाइम, तो वर्क की अभी आपने निकाल ली, तो वर्क और टाइम आपने पुट कर लिया, ठीक है। T ऊपर आ जाएगा, जब T ऊपर आएगा T -2 है, उससे T मल्टीप्लाई होगा तो T -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे निकाल ली। अच्छा ये जरूरी है कि मिसाल के तौर पर जैसे हम पावर की निकाल रहे हैं तो पावर में वर्क पहले से पता होना चाहिए, वर्क में फोर्स पहले से पता होना चाहिए, फोर्स में एक्सीलरेशन पहले से पता होना चाहिए और एक्सीलरेशन में वेलोसिटी पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 1-2 स्टेप पीछे से आप स्टार्ट करें। वैसे अगर हो तो होना ही चाहिए कि जैसे कि आपके पास डायमेंशन निकालने की है पावर की, तो आप रफ वर्क में ना वेलोसिटी से शुरू करें, साइड पे ना थोड़ा ब्रॉड मार्जिन ले लें। जैसे ये कॉपी का पेज है, ठीक है, तो उसके जो है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड बनेगी। इस पे एक जो है ना थोड़ा सा आपने ज्यादा मार्जिन ले लिया और उसमें वेलोसिटी ड्राइव करना शुरू किया साइड में, और भाई इधर पावर की खूबसूरत तरीके से ड्राइव कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से इस साइड पावर आ गई, इस साइड वेलोसिटी छोटा छोटा करके लिखा आपने ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो इस तरह पेपर में ड्राइव कर रहे होते हैं हम। तो ये पेपर वाली बात मैंने आपको बता दी। दोबारा रिपीट कर दूं, लेफ्ट साइड पे आपने मार्जिन बनाया, या हाँ बिल्कुल ऐसे ही, लेफ्ट साइड पे आपने मार्जिन बनाया, ब्रॉड मार्जिन बनाया, छोटा छोटा करके छोटी राइटिंग में वेलोसिटी से लेकर जो है ना आपने वर्क तक ड्राइव किया, और सामने जिसकी ड्राइव करनी है बड़ी बड़ी हेडिंग लगा के खूबसूरत तरीके से बड़े बड़े अंदाज में, बड़े बड़े लिखने वाले अंदाज में आपने पावर ड्राइव कर लिया। तो इस तरीके से पेपर में करना है आपने। और नहीं कोई क्वेश्चन हो ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे क्वेश्चन डाल दे कमेंट में, हम रिप्लाई कर देंगे, या किसी न किसी वे में आपको व्हाट्सएप नंबर पे या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे। तो मेरी टीम जो कंटेंट की जो टीम है, जो स्टूडियो की टीम है, वो आपसे रब्ता कर लेगी, मुझसे रब्ता कर लेगी और कनेक्ट करा के मसला जो भी होगा, आपका प्रॉब्लम जो भी होगा वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो हम आगे आ जाते हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ दोनों जो है ना क्या है, दोनों के दोनों जो है लेंथी है, तो दोनों की L हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे L स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायरेक्ट बता रहा हूँ, L क्यूब हो जाएगी। लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट है, तो L L L तीनों की डायमेंशन है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम वेरिएबल है, तो सबकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। बार बार बता रहा हूँ, स्टूडेंट भूल जाते हैं। डेंसिटी है मास ओवर वॉल्यूम, तो m की जो है वो m होगी, और क्या नाम है अपना वॉल्यूम की जो है वो L क्यूब होगी, अभी निकाली है। तो ये क्या डायमेंशन हो गई,
ml-3, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है, वही वाली बात है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन वैसी निकलेगी v²/r, ठीक है। वेलोसिटी की lt-1 होती है, तो v² की हो गई l² t-2, lt-1 है, l का स्क्वायर l² t-2, ठीक है। r की l होगी, ठीक है, आपने पुट कर लिया, ऊपर ले गया l को, l-1 हो गया, l² और l-1, तो 2 - 1 1 होता है, तो lt-2, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरत नहीं कराने की, लेकिन बहरहाल मैंने इसलिए करा दिया कि आपको एक नए अंदाज से डायमेंशन निकालने आ जाए, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने निकाली है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन ही है, तो यहाँ पर ज़रूरत ही निकालने की। और दूसरी बात, कंफर्मेशन भी आपको हो गई कि एक ही चीज़ है, तो जब आप नेचर निकालोगे तो एक ही चीज़ निकलेगी ना, यानी कुत्ता कोई सा भी लोगे उसकी नेचर टेस्ट करोगे, वफादारी निकलेगी। चले हम आगे चलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये आप देख लें ये कैसे निकली है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखा, मास है m, वेलोसिटी है lt-1, वेलोसिटी का स्क्वायर है l² t-2, r है l, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आपने डायमेंशन निकाल ली, ठीक है, और ये आपने ml² t-2 l-1, ठीक है, mlt-2 निकल गई डायमेंशन। दैट्स इनफ, आई थिंक। डायमेंशन आपने इतनी निकालनी, अब कोई सी भी आएगी आप निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसा ही है। अब हमारे पास जो टॉपिक है थोड़ा सा हम आगे लेकर चलेंगे इस बात को, तो थोड़ा सा सांस ले लें और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं, जितनी भी इक्वेशन मैथमेटिक्स में यूज हो रही हैं, फिजिक्स में यूज हो रही हैं बेसिकली, तो फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी। तो F = ma भी इक्वेशन है, P = mv भी एक इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरीके से आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, Vf = vi + at, फाइनल वेलोसिटी = द इनिशियल वेलोसिटी प्लस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। इस तरह की आपने पढ़ी होगी। S = vit + ½ at², डिस्प्लेसमेंट = the product of initial velocity and time plus half the product of acceleration and time square, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन है। इस तरह 2as = vf² - vi², ये भी इक्वेशन है। तो कोई भी इक्वेशन आपके पास आ जाए तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं डायमेंशंस के जरिए। किस तरीके से कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों पे डायमेंशंस को पुट करें। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से सही में आता है तो आपके पास जो है वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट प्रूव हो जाएगी। इस तरीके से कोई और फार्मूला जैसे t = 2π√L/g है, एक पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला जो होता है उसको भी आप डायमेंशनली जो है वो प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से स्प्रिंग के टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है t = 2π√m/k। अब बच्चे पूछते हैं k की डायमेंशन कहाँ से आएगी। k जो है आपके पास जो है वो स्प्रिंग के लिए फार्मूला होता है F = kx। स्प्रिंग का जो फोर्स का फार्मूला होता है F = kx, x डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, तो यहाँ से आप k हो जाएगा F/x, और इसमें आप पुट कर लें डायमेंशंस, तो आगे आ जाएगी डायमेंशन k की। लेकिन ये बहुत आगे की बात है, जब आप इस चैप्टर पे जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद डायमेंशन निकाल लीजिएगा। अभी तो आप सिर्फ सीख रहे हैं डायमेंशन निकालना, बाकी फार्मूला वगैरह तो हम बाद में पढ़ेंगे, जब देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं रूल बता दूं। अगर फर्ज करें कि हमारे पास दो एरियाज हैं, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल दो एरिया है, ठीक है, जैसे 4 है और 4 है, अगर इनको हम लोग यज्ञा करें तो ये प्लस होते हैं ना, ठीक है। 4 मीटर स्क्वायर एक एरिया है और एक 4 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो मिलाएंगे तो 8 मीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये नहीं कि 4 × 4 16 नहीं बनेगा। इस तरह वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की हम बात करें 3 क्यूब है, अलग अलग है, एक क्यूब ये रखा हुआ, एक क्यूब ये रखा हुआ और एक क्यूब ये रखा हुआ। इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 4 वॉल्यूम है, 4 मीटर क्यूब 4 मीटर क्यूब 4 मीटर क्यूब। अब तीनों का हम साथ रख देते हैं, तो जो वॉल्यूम होगा वो प्लस होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। 4 + 4 + 4 दैट विल बी 12। ऐसा नहीं होगा 4 × 4 16 × 4 करके आप जो है 64 पे चले जाए, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है। इसी तरीके से डायमेंशन जब हम निकाल रहे होते हैं तो जो डायमेंशन होती हैं वो आपस में प्लस होती हैं, ठीक है। और हमारे पास यानी मिसाल एल प्लस एल एल होगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से मैंने कहा था कि 4 4 4 तो यह मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हुआ कि 4 मीटर, मिसाल के एरिया में कहा था 4 प्लस 4 ना 8 मीटर स्क्वायर होगा, तो इसमें मैग्नीट्यूड 4 और 4 प्लस हो गया, यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर जब प्लस हुआ तो क्या हुआ, मीटर स्क्वायर ही रहा, प्लस में यूनिट चेंज नहीं होता ना, इसी तरीके डायमेंशन भी चेंज नहीं होती। एक एरिया एल स्क्वायर और एल स्क्वायर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो एल स्क्वायर डायमेंशन एल स्क्वायर ही रहेगी। तो यदि एडिशन करने से डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरीके दो एरिया प्लस करें यूनिट सेम रहता है। हाँ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे दो लेंथ इंटू ब्रेथ था, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी डायमेंशन एल और एल स्क्वायर हो जाएगी। इस तरीके से 2 इंटू 2, लेंथ भी 2 ब्रेथ भी 2, तो 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इससे यूनिट मल्टीप्लाई हो जाता है। जब हम जो है ना मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसको तो तभी होता है, लेकिन जब प्लस कर रहे होते हैं, अब दो लेंथ 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसका यूनिट चेंज होता है ना, प्लस करने पे चेंज नहीं होता। इसी तरह डायमेंशन को प्लस करें तो डायमेंशन चेंज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उनका कोई मैग्नीट्यूड तो होता नहीं है। जैसे दो एरिया को प्लस कर रहे हो आप, एक 6 एरिया एक 2 एरिया है, 6 प्लस 2 क्या हो रहा है 8 हो रहा है, लेकिन इसका यूनिट चेंज नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से नेचर भी चेंज नहीं होती, इसलिए वो वही रहती है। तो मैग्नीट्यूड नहीं होता वहां पर, जैसे मैग्नीट्यूड होता है यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं होता डायमेंशन का, ठीक है। और कोई नंबर भी आया था तो उसकी कोई मैग्नीट्यूड आ भी जाए तो उसकी जो नंबर है यानी कि मैग्नीट्यूड है तो उसकी डायमेंशन भी 1 होती है। तो ये देख लें आप, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। वी एफ बी वेलोसिटी है, वी आई वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। जैसे मैंने बताया चेंज ऑफ वेलोसिटी भी वेलोसिटी होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी भी वेलोसिटी होगी। एक बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, उसकी वेलोसिटी आती है 60 मीटर पर सेकंड, तो 20 भी वेलोसिटी है और 60 भी वेलोसिटी है। तो लिहाजा जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वो ही वी एफ और वी आई की जो है ना डायमेंशन होगी, वही वेलोसिटी ही होगी। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको डायमेंशन फॉर्म में लिख लें, क्योंकि हम इसको क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि इसको डायमेंशनली चेक करने जा रहे हैं कि ये सही है या नहीं। तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी को हमने डायमेंशन की फॉर्म में लिख लिया। अब वेलोसिटी की डायमेंशन जैसे कि आपको पता है क्या एल टी माइनस 1 होती है, तो वी एफ की भी एल टी माइनस 1 होगी, वी आई की भी एल टी माइनस 1 होगी, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस 2 होगी और टाइम की टी होगी, ठीक है। तो हमने इसको पुट कर लिया। पहले तो जो हमारे पास प्लस हो रही है टर्म्स या कुछ जो टर्म्स इसमें है इस इक्वेशन में उनको सॉल्व कर लें। ये तो सॉल्व है, ये एल टी माइनस 2 है, टी माइनस 2 और टी सेम वेरिएबल है, पावर ऐड होगी -2 + 1, -2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कोई इसके साथ मैग्नीट्यूड तो है नहीं, 8 + 8 होता तो 16 एल टी माइनस 1 होता, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड नाम की कोई चीज है ही नहीं। यानी डायमेंशन में हम नेचर ही को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड होता ही नहीं है। मैग्नीट्यूड होता भी अगर यहाँ पर कोई नंबर तो उसको मैं 1 कर देता, तो लिहाजा एल टी माइनस 1 और एल टी माइनस 1 जब हम प्लस करेंगे तो एल टी माइनस 1 ही रहेगा। तो ये एक रूल है डायमेंशन का, ठीक है। डायमेंशन को निकालने का एक रूल है, तो ये भी याद कर लें, आओ समझ लें। समझा मैंने ऐसे दिया कि जैसे कि दो एरिया जब हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो यूनिट में फर्क नहीं पड़ता, नेचर में फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही दो लेंथ है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया की फॉर्म में जब कन्वर्ट हो रही होती है तो उस वक्त उनकी डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाती है, यूनिट एल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगली हम इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, कोई सी भी इक्वेशन ले लो फिजिक्स की, उसको आप चेक कर सकते हो डायमेंशन से। एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर आपने ब्रैकेट्स अप्लाई कर दिए, इस पर इंक्लोज कर लिया ब्रैकेट से। एस जो है डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है तो एल हो गया, वी आई वेलोसिटी है तो एल टी माइनस 1 हो गया, टी तो टी हो गया, हाफ एक नंबर है तो 1 हो गया, ए जो है वो एल टी माइनस 2 हो गया, टी स्क्वायर हो गया। इन सबको पुट कर लें बड़े ध्यान से, कर लिया पुट आपने। अब ये तो एल ही है, ठीक है। एल टी माइनस 1 और टी माइनस 1 और टी प्लस 1, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो 0 की लिखने की जरूरत नहीं है, टी 0 का मतलब कुछ भी नहीं।
अब ये हमारे पास जो हाफ की डायमेंशन है वो 1 लिख ली, एल टी माइनस टू है, टी माइनस टू और टी प्लस टू, ये दोनों ही माइनस टू प्लस टू 0 हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये एल एल और एल आ गया, ये तो एल ही है। अब एल और एल प्लस होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ मल्टीप्लाई होते तो एल स्क्वायर होते, प्लस हो रहे हैं तो ये एल ही रहेंगे। तो इस तरीके से प्रूव हो गया कि डायमेंशन इक्वेशन करेक्ट है, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इस तरह आप एक और इक्वेशन देख लो आप, 2x इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने 2 का 1 हो गया, एक्सलेशन का एल टी माइनस 2 हो गया, एस का एल हो गया, वी एफ स्क्वायर का चूंकि वी का एल टी माइनस 1 होता है, वी एफ स्क्वायर का एल स्क्वायर टी माइनस 2 होगा, इस तरह वी एफ स्क्वायर का भी ऐसे ही होगा, पुट कर लेंगे, ठीक है। ये एल है और ये एल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये एल स्क्वायर टी माइनस 2 है, ये एल स्क्वायर टी माइनस 2 है, ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे। अब हमारे पास ये जो दो माइनस हो रही है तो प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, एक ही बात है, मैग्नीट्यूड का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें, तो लिहाजा हमने तो नेचर है तो वही हो जाएगी। हाँ मल्टीप्लाई हो रही होती है, देखो ये डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये देखो फर्क आ गया, लेकिन ये डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही, प्लस माइनस हो रही, प्लस माइनस में डायमेंशन वही रहती है। और अगर डायमेंशन सेम नहीं है, तो सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो गई, अगर सेम नहीं होती तो आप प्लस माइनस हो ही नहीं सकती। जैसे होता है ना x प्लस वाई होता है, 2x प्लस वाई जो है 3xy नहीं होता, वो अलग अलग है तो उनको प्लस ही नहीं कर सकते। हाँ मल्टीप्लाई हो तो 2x प्लस इंटू 3y हो जाता है 6xy, तो मल्टीप्लीकेशन में इन पे जो है ना वो हमारे पास जो है वो ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, एडिशन में ऑपरेशन अप्लाई होता ही नहीं है जब तक वो सेम ना हो, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब आ जाए आप v इक्वल्स टू एफ लेमडा, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, लेमडा वेवलेंथ है, वी वेलोसिटी है, ये भी हम पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ताकि डायमेंशन का टॉपिक कवर हो जाए। तो बहुत सारी फार्मूला आएंगे, वो तो जब आएंगे अपने चैप्टर्स में, जब आप उसको प्रूफ करते रहिएगा, तो मैं तो कुछ करके दिखा रहा हूँ। तो इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपको थोड़ा सा क्लियरली पता है, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस 1, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो होता है टी माइनस 1। कैसे? फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एफ इक्वल टू 1/t, और टी की टी होती है तो ऊपर ले आएंगे तो टी माइनस 1 बन जाएगी, बट एफ होता है 1/t और टी की टी ही होगी, टाइम पीरियड है ना टी, तो टी की टी ही टाइम पीरियड टाइम है और टी होगी, तो ऊपर ले आएंगे एफ की टी माइनस 1 हो गई, पुट कर लेंगे, ठीक है। अभी एल टी माइनस 1 है, यही मतलब एल टी माइनस 1 बन गया, तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। टी इक्वल टू 2 पाई इन रूट एल बाई जी, ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, तो टी की टी हो गई, 2 की 1 हो गई, पाई भी एक नंबर है 3.142, इसकी भी 1 ही होगी, एल की एल ही होगी, और जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस 2 होती है, तो ये हो गई, पुट कर लेंगे, ठीक है। 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये अंडर रूट सॉल्व हो रहा है, इसको ऊपर ले जाए पूरी टर्म को, ठीक है। +1 और -1 क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, सॉरी +1 -0 हो जाएगा, एल की पावर 0 हो जाएगा, तो लिहाजा ये खत्म हो जाएगा और टी स्क्वायर बच जाएगा। इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, यानी अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो टी बच जाएगा, तो डायमेंशन इक्वेशनली वो जो है ना करेक्ट आ गई। अब एक मजे की बात मैं बताऊं आपको, आप 3 रख ले यहाँ पर, डायमेंशन तो इधर 1 ही आनी है, ठीक है, और ये फिर भी करेक्ट शो करेगा। 4 लिख ले तब भी करेक्ट शो करेगा, 8 लिखे तब भी करेक्ट ही शो करेगा, लेकिन ये करेक्ट होगी नहीं। तो डायमेंशन को पढ़ना ऐसे जैसे कि एक माँ से पूछे उसका बेटा कैसा है। हर माँ अपने बेटे की तारीफ ही करती है उमूमी तौर पे 99.99%। तो कभी भी माँ को अच्छा नहीं लगता है कोई कहेगा उसका बेटा खराब, वो बैठ पे मुझसे कुछ भी कह ले अपने बच्चे को, लेकिन अपने माँ की ऐसी ममता होती है, माँ इतनी खूबसूरत तख्लीक है इस दुनिया की कि वो अपने बेटे को जो उससे पैदा होता है उसको क्या करती है, हमेशा अच्छा ही कहती है। वालिद शायद कह देगा यार कि बेटा ये गलत है, आप गलत कर रहे हो, आप बुरे हो, लेकिन माँ अपने बच्चे की हमेशा तारीफ करती है। कभी आपने देखा होगा कि माँ जो है ना अपने बच्चे की बुराई ना करती है, लोगों के सामने ना सुन रही होती है, हमेशा अपने बच्चे के साइड पे होती है। कोई अगर बुराई कर भी रहा है उसके दिल को तकलीफ होगी, और कोई खामी उसके बच्चे के अंदर मौजूद है, उसको वो करेक्ट करना चाहती है, उसको समझा रही है, किसी के सामने कह रही है कि उसको बात करेंगे भाई ठीक हो जाइए, तो बड़े दर्द दिल से कर रही होती है। लेकिन वही माँ अगर ये कहे कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, गलत है,
तो इसका मतलब पक्का गलत है कि माँ भी इतनी मजबूर हो गई है। तो यही मिसाल डायमेंशन की है। डायमेंशन अगर कह रही है कि गलत है ये इक्वेशन, तो वो है ही गलत। क्यों? अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली प्रूव हो जाए ये गलत है तो वो गलत होगी। हाँ, अगर ठीक प्रूव हो जाए तो फिर और मेथड से चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं सही है। तो इसलिए अगर आपको चेक करना हो कि ये इक्वेशन वेरीफाइड है या नहीं, तो पहले डायमेंशन से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर वहां से वेरीफाई नहीं हुई तो यू विल अप्लाई कैंसिल कि ये वेरीफाइड नहीं है। अगर वेरीफाई हुआ तो फिर आप मजीद कैंसलेशन अप्लाई करेंगे। तो ये तो एक हाई लेवल की आगे की एडवांसमेंट की बात है, मैंने आपको समझा दी, ठीक है। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो जब पढ़ रहे होते हैं ना हमसे, तो वो ऐसे ही खुद से बड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, तो इंटेलिजेंट माइंड काम करता है, फिर वो आके हमसे बोलते हैं यार ये तो 3 कर दूंगा इसको। तो मैंने पहले ही जवाब दे दिया। तो बजाय तो 3 करने की अपना टाइम और चीज़ों में स्पेंड करें और अच्छी चीज़ें तलाश करें, अपनी मेहनत करें अपने कोर्स में। बहरहाल अच्छी बात है अगर आपको नजर आता है यार ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अच्छी बात है। लेकिन 2 चीज़ें, नॉलेज बहुत अच्छी लें, पेपर को टारगेट करके चले। ये नहीं हो कि पेपर हमारा पूरा नहीं हो रहा और हम दूसरी चीज़ों में लग जाए। पेपर हमारा हाल में पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज ये टॉपिक मेरे साथ पढ़ा, ठीक है। तो अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। अब मेरी कोशिश ये है कि एक टॉपिक रह गया सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मैं देखूंगा कि उसको कवर करना अगली वीडियो में, नहीं करना। तो हमारा जो असल टारगेट है वो चैप्टर नंबर 3 है, उसको हमने स्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है। बड़ा खूबसूरत चैप्टर है, उसमें न्यूमेरिकल्स हैं और बड़े ज़बरदस्त न्यूमेरिकल्स हैं, सिचुएशंस हैं उसमें। तो वो थ्रू एनिमेशंस में आपको पढ़ा रहा हूँगा। जैसे होता है कि एक कार है वो वेट कर रही है सिग्नल पे, फिर वो जो है सिग्नल ऑन होता है, वो चली जाती है। तो बाकायदा मैंने एनिमेशन थोड़ी बनाई हुई है ताकि स्टूडेंट को आसानी से न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। तो इंशाल्लाह हम कर रहे होंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।